आपको स्वाइन फ्लू भी नहीं होगा और आप बिंदास इसका काम कीजिए। फिर हमने उनको शॉर्ट में बोला था कि भाई इसका काम कैसे करे, लोगों के मन में तो डर है, वो तो निकालना पड़ेगा। फिर उस टाइम उन्होंने वो आर्सेनिक का नाम बताया। तो ये तो हो गया स्वाइन फ्लू वाला काम। उस टाइम अपन ने 10,000 लोगों को दवाई बांटी थी, लेकिन उन्होंने एक थीम मुझे दिया था, सब लोग जो वॉलंटियर्स थे उनको, कि भाई कोई मेडिकल रैकेट है कैसे पहचानेंगे हम। 2009 में नाम स्वाइन फ्लू था, 2020 में कोरोना है, तो कोई भी ऐसी बीमारी जिसका पूरा दुनिया वैक्सीन ढूंढने का काम चालू करे, तो आपके दिमाग की घंटी जो है वो बजनी चाहिए कि हो सकता है ये मेडिकल रैकेट है, हो सकता है। तो कुछ कॉन्फिडेंस था 2009 में, क्योंकि 10,000 लोगों को फ्री में दवाई बांटी थी। फिर भी स्वाइन फ्लू तो छोड़ दी थी, मुझे सर्दी खांसी भी नहीं हुई थी। तो हमने डिसाइड किया कि ये कैंपेन करना है। और कैंपेन में आयुष मिनिस्ट्री का सपोर्ट था, उन्होंने सर्कुलर में ये डाल दिया था कि आर्सेनिक देना है। फिर लकीली ऐसा हो गया कि इस टाइम जो टीम थी वो बहुत बड़ी टीम तैयार हो गई। एक टीम थी, सब होम्योपैथिक डॉक्टर साथ में आ गए, सब गवर्नमेंट ऑफिसर साथ में आ गए, और सब वॉलंटियर साथ में आ गए। और ये सबका जो एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि 2009 में 10,000 लोगों को हमने दवाई बांटी थी और इस टाइम 1.5 लाख लोगों को बांटी। उस टाइम के और इस टाइम के कैंपेन में थोड़ा फर्क था। उस टाइम के कैंपेन में हमने पब्लिक को दवाई बांटी थी, क्योंकि उस टाइम ये लॉकडाउन लॉकडाउन वाला कंसेप्ट था नहीं। ये सब लोगों ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है कि पूरा देश एक साथ लॉकडाउन था करीब 2 महीने तक कंटिन्यूअसली। तो हमारे लिए प्रॉब्लम था कि भाई अगर बाहर नहीं जा सकते तो काम किसके साथ में करें। फिर प्लान डिसाइड किया कि जो अत्यावश्यक सेवा दे रहे हैं वो उन्हीं को हम ये दवाई फ्री में बांटेंगे, क्योंकि पे अभी काम कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो हाईली अफेक्टेड है ऐसा बोल सकते हैं, हाई रिस्क में है। तो हमने डिसाइड किया कि इनके साथ में काम करना है। और लकीली ऐसा हो गया कि जो काम था वो पुलिस के साथ में सबसे ज्यादा चालू हो गया। तो बाहर निकलने का जो डर था मन में वो निकल गया, उनका सपोर्ट मिलने लगा। चैरिटी कमिश्नर है दिलीप देशमुख साहब करके पुणे के, उनका सपोर्ट मिल गया। ये सब कार्यक्रम में एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया और काम चालू हो गया। लेकिन मैं आपको इनिशियली बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले दिन से ये मेडिकल रैकेट हैक करके ही काम किया। ऐसे नहीं कि आज 3 महीने के बाद बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर एक आदमी का एक पर्सनल सर्कल होता है, वो खुद को सबसे ज्यादा मरना नहीं चाहिए करके ध्यान रखता है, उसके बाद में खुद के फैमिली को। और हम डर रहे हैं और हमारी फैमिली डर रही है, तो हम दूसरे की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो दिमाग में पक्का था कि इसको कैसे भी करके ढूंढना है कि इसके प्रूफ अपने को मिल जाए कि ये मेडिकल रैकेट है। तो अभी 3 महीने के बाद ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपके साथ में वो सब बातें शेयर कर सकता हूँ। और कुछ पॉइंट ऐसे कि जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, और वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। तो देखिए, सबसे मेन पहली बात ऐसा है कि उन्होंने बोला था कि आपको मास्क लगाना है। 3 महीने में मैंने एक भी बार मास्क नहीं लगाया था। हर बार मेरे फोटो आप देखते होंगे, सिर्फ मैंने मास्क कान पे लगाया था। माखन जी ने मुझे ऑब्जेक्शन लिया था शुरुआत में कि आपके फोटो में मास्क आप मुंह पे नहीं लगाते हैं, वो लगाया करो करके। लेकिन वो अपना ट्रायल था कि भाई अगर नहीं मास्क लगाते तो क्या होता है, एक बार पता तो चले। अपने को 2009 का एक्सपीरियंस था, कुछ नहीं होता है। तो वो भी किया हमने, मास्क नहीं लगाया। उसके बाद में पूरे 3 महीने में 1 रुपए का भी सैनिटाइजर नहीं खरीदा, क्योंकि सैनिटाइजर कैंसरस है। अगर अपने को हाथ क्लीन ही रखने हैं तो अपन साबुन से भी रख सकते हैं, सैनिटाइजर क्यों यूज करें। तो उन्होंने बोला था कि भाई सैनिटाइजर बिल्कुल नहीं यूज करना है, तो हमने बिल्कुल नहीं किया। तीसरा कुछ ऐसे पॉइंट थे उनके कि जो अपन एक्सपीरियंस करके शेयर करेंगे, कि आप बोलेंगे कि फिर ये सब लफड़ा कैसे है। ये लोग तो अब गए, 1 जुलाई के बाद आप एक्सपीरियंस करेंगे कि पेशेंट बढ़ रहे, ठीक है, पेशेंट बढ़ रहे। तो पेशेंट कैसे बढ़ रहे हैं, उनका एक
आसान सा तरीका उन्होंने बताया था कि आपको एक छोटा सा स्टोरी समझाता हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा। एक कोरोना नाम का राक्षस है, उसको मारने के लिए 3 महीने पूरा दुनिया ट्राई कर रहा है और राक्षस तो नहीं मर रहा है बिल्कुल। और आपके पास सब वेपन है, मास्क है, सैनिटाइजर है, पीपी किट है, वेंटिलेटर है, और कुछ फेशियल शील्ड है आपके पास। लेकिन 3 महीने के पहले आप वो फर्स्ट मार्च वाला वीडियो या न्यूज आपके सामने लाई है। उन्होंने बताया था कि ये चेन ब्रेक करने के लिए हम लॉकडाउन कर रहे हैं और 15 दिन में लॉकडाउन पूरा होना चाहिए, तो सीधा 4 लॉकडाउन साथ में किए हमने और अभी हम सेकंड लॉकडाउन में है, फिर भी ये चेन ब्रेक नहीं हुआ। इसका कारण ऐसे नहीं कि बीमारी फैल रहा है, इसका कारण ऐसा है कि जो फॉल्टी है कार्यक्रम, वो इस टाइम वो टेस्ट के अंदर है। आप टेस्ट कम करेंगे, बीमारी कम हो जाएगी, टेस्ट बढ़ाएंगे, बीमारी बढ़ेगी। तो जैसे मैच खत्म होने के बाद स्कोर आ जाता है, इनको सबको डब्ल्यूएचओ ने टारगेट दिया है कि आपको टेस्ट बढ़ाना है। अभी आप बोलेंगे कि विनायक भाई ये तो सब उल्टा उल्टा बोल रहे हैं आप, तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है क्या? मैं मेरा जो लास्ट वाला एक्सपीरियंस था, मैं एकदम शुरुआत में आपको बताता हूँ। पूना में कम से कम 25 पेशेंट है ऐसे, जिसमें से 2 फैमिली जैन सोशल ग्रुप के मेंबर है और उनके साथ में वो 25 जो पेशेंट है, 10 समझ लीजिए, 15 समझ लीजिए पुणे सिटी के और 15 पुणे ग्रामीण के है। गए 15 दिन से, जब से वो होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन का ट्रीटमेंट जब से चालू किया है गवर्नमेंट ने, तब से मैं उनके साथ में हूँ। लेकिन कैसे हूँ उनके साथ में? मैं उनके घर पे जाता हूँ, उनके घर पे 2-2 घंटा बैठता हूँ, उनका काउंसलिंग करता हूँ, उनको फ्री में दवाई देते हैं, उनको फ्री में डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू है। इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए कि मेरी ट्रायल करनी थी कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद भी विनायक रायकर को कोरोना नहीं हुआ। कोरोना छोड़ दीजिए, सर्दी खांसी बुखार भी नहीं हुआ। ऐसे 25 पेशेंट के नाम अपने पास है, उसमें से 2 फैमिली जैन सोशल ग्रुप के मेंबर है और उनका 14 दिन का क्वारंटाइन, फिर उनको भी कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। और ये आज क्यों बोल रहा हूँ, 2 महीने या 3 महीने पकड़ लीजिए कि 2 पूना के कैटेगरी कर दीजिए। एक कैटेगरी है हम लोग जो 2 महीने से घर के अंदर होम क्वारंटाइन है या लॉकडाउन में है और पूरे डिसिप्लिन के साथ में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बोलिए, मास्क बोलिए, सैनिटाइजर बोलिए, घर के अंदर रुकना बोलिए, बाहर नहीं निकलना, ये सब हम कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन बराबर इसके उल्टा वो सब 1.5 लाख लोग जिनको हमने फ्री में दवाई दी, वो तो पूरे 3 महीने से फील्ड पे है और हमारे से ज्यादा 10 टाइम्स हाई रिस्क में है। तो उनके साथ में कुछ हुआ क्या? तो मैं आपको बोलता हूँ कि जो हमने काम किया, माखन जी को रिपोर्ट मैंने दिया था कि किसी को भी ऐसे जाके बिस्किट के पूड़े अपन बांटते हैं, वैसे हमने दवाई नहीं बांटी। उनका डिमांड लेटर लिया, उनका जो मेन ऑफिसर था उसके हाथ में पैकेट दिए, उसका फोटो निकाला, उसका नाम नंबर अपने पास रिकॉर्ड लिया। तो हमने देखा कि ये 1.5 लाख लोगों में से कितने लोग मरे। तो आपको सरप्राइज होगा, ऐसा समझ लीजिए कि 2 भी नहीं मरे। मेरा कहने का मतलब है कि ये कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकलना और नेगेटिव आना, ये खुद ही मेडिकल रैकेट है, तो इसकी हिसाब से आप इसका स्कोर काउंट नहीं कर सकते। ये जो साथीचा रोग जिसको बोलते हैं, इसका जो डब्ल्यूएचओ के लैंग्वेज में जो रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट माने डेथ काउंट, कितने मरे। तो ये डेथ काउंट जो है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान में आएगा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ एक मर्डर मिस्ट्री है क्योंकि उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सबके सब कोरोना पेशेंट का मरना एक मर्डर मिस्ट्री है क्योंकि किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ।
तो आप ये बोल नहीं सकते कि वो आदमी गोलियों के रिएक्शन से मरा या डॉक्टर की गलत ट्रीटमेंट की वजह से मरा या उनको पहले कुछ बीमारी थी इसकी वजह से मरा। ये कोई आदमी ढूंढ नहीं सकता है, इसको चैलेंज नहीं है। क्योंकि अगर कुछ हो जाना था तो पुणे में सबसे पहले 2 डेथ हो जाते। उसमें से पहला डेथ विनायक रायकर का होता और दूसरा डेथ मेरे साथ में काम करने वाला जो मेरा बंदा था उसका हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमने सबका, सब वॉलंटियर्स थे, उनका भी हमने रिपोर्ट देखा। आप डेथ तो छोड़ दीजिए, किसी को कोरोना पॉजिटिव भी नहीं हुआ, एक भी आदमी। लेकिन आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया? इसका कारण ऐसा नहीं था कि वो पॉजिटिव नहीं रहेंगे। ऐसे समझ लीजिए किसी एक का भी टेस्ट नहीं किया करके पॉजिटिव नहीं निकला। उसका मैं एग्जांपल अलग भाषा में बोलता हूँ। हम समझो क्लब में 50 मेंबर है और आज के तारीख में एक भी पॉजिटिव नहीं है, ऐसा पकड़ के चलो, और हम अभी हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप कोरोना निगेटिव है, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप जाके टेस्ट करो 50 में, मैंने 50 कपल है, अपन 100 लोग है। 100 लोगों का अगर कल एक दिन में अपन टेस्ट करते तो कम से कम 20-25 पॉजिटिव आने ही वाले हैं, बिल्कुल आएंगे। क्योंकि ये मेडिकल रैकेट जो है वो टेस्ट से रिलेटेड है, ना कि आपकी बीमारी से रिलेटेड। दूसरा एक मैं मेडिकल पॉइंट आपको बताता हूँ कि जैसे मुझे डायबिटीज हो गया और माखन जी डॉक्टर है और मैं माखन जी को जाल के बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शुगर बढ़ गई। तो कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर की तरह अपनी नाड़ी देख के उसकी शुगर नहीं बता सकता। वो क्या बोलेगा कि आप जाओ, आपका शुगर का टेस्ट लेके आओ, फिर मैं बोलूंगा आपके साथ में आपका शुगर कितना है, आपको क्या करना है। अगर अपन मेडिकल की लैंग्वेज में बोलते हैं तो ये सबसे बड़ा पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है कि किसी आदमी को कोरोना पॉजिटिव सिर्फ टेस्ट के ऊपर आप डिसाइड करते हो तो 14 दिन के बाद उसका निगेटिव सर्टिफिकेट आना भी जरूरी है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है, होना चाहिए कि नहीं? आपको लास्ट 100 पेशेंट जो आपके दिमाग में, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए उसको बोलिए कि भाई 100 लोग जो डिस्चार्ज हो गए उनको कोरोना निगेटिव का सर्टिफिकेट था क्या आपके पास? एक भी आदमी का कोरोना निगेटिव टेस्ट नहीं होता है। और कैसे हम समझेंगे कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? और ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा पकड़ के चला है कि एक बार कोरोना होने के बाद वो आदमी को कभी भी कोरोना नहीं हो सकता। ये कौन सा सर्च निकला है हमको तो पता नहीं है। और दूसरी पॉइंट ऐसा था कि जो अपन ने, मैंने आपको बताया कि आ, 2 जैन सोशल क्लब के मेंबर फैमिली अपने कांटेक्ट में है। उनके इसका एक्सपीरियंस बहुत चौंका देने वाला है कि एक 5 लोगों की फैमिली थी, उसमें एक, उनकी जो माताजी थी वो पॉजिटिव आ गई, वो तुरंत उनको नवले हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। 4 उनके घर वाले थे, उसमें से एक उनका लड़का था, उसको कोई सिम्टम्स नहीं था, उसने खुद का टेस्ट नहीं किया। बाकी के जो 3 लोग थे उन्होंने उनका टेस्ट किया, सबके सब पॉजिटिव आ गया और होम आइसोलेशन का जो ट्रीटमेंट था उसमें चले गए। तो आप मुझे बताइए कि ट्रीटमेंट करने के पहले सब लोग एक साथ 24 घंटे रह रहे हैं और एक आदमी सिर्फ निगेटिव आ रहा है और बाकी सब पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? और दूसरी बात ऐसी कि जो लोगों ने टेस्ट किया उन लोगों का सबका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। पुणे में आप सोशल मीडिया पे ऐसे कई एग्जांपल आपको देखने को मिले होंगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट चालू किया तब से हो गया है। आप अभी भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई भी आदमी अगर पॉजिटिव आपको मिल गया रिपोर्ट तो उसको तुरंत बोल दीजिए कि 24 घंटे के अंदर कम से कम तू 2 जगह पे जाके अपना खुद का रिपोर्ट निकाल लो प्राइवेट में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट क्या है। अगर 2 लोगों की फैमिली, माने 2 ही लोगों की फैमिली और 2 लोगों ने 2-2 जगह पे ऐसे 4 टेस्ट किए तो दोनों पॉजिटिव आ सकते हैं, दोनों निगेटिव आ सकते हैं, एक पॉजिटिव आ सकता है, एक निगेटिव ऐसा आ सकता है, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इसमें। तो ये सब अभी 3 महीने के बाद बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रायल मैंने खुद के ऊपर किया था। ऐसे थोड़े समय के लिए पकड़ के चलेंगे कि मेरा इम्यूनिटी स्ट्रांग था करके
ये हो भी गया रहेगा कि विनायक रायकर को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया, लेकिन मेरे घर में मेरा लड़का स्वानंद, वर्षा, इन लोगों को तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने चाहिए थे। ऐसा नहीं हुआ। हमारी 100 लोगों की टीम थी, उसमें समझ लीजिए कि 200-300 वॉलंटियर थे, उनको आना चाहिए था, उनको भी नहीं आया। तो ये सब जो पॉइंट है, उसके गाइड हमको कौन मिले? जो 2009 में इसके गाइड थे राजीव दीक्षित, और 2020 में इसके जो गाइड थे वो है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। और विश्वरूप राय चौधरी कल दोपहर को 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे इसी के बारे में। तो उनका ऐसा था कि 1000 पन्ने की एक 1000 पन्ने की, और उसको बोलते हैं कि एविडेंस बेस्ड बुक, और वो नेट पे फ्री टू डाउनलोड है। और उसका पॉइंट ऐसा है कि जब इन्होंने कैंपेन चालू किया, समझ लीजिए कि मार्च महीने में, तब ये बुक प्रिंट किए उन्होंने और वो नेट पे अवेलेबल है। और उन्होंने क्या उसका नाम रखा है कि कोरोना स्कैंडल ऑफ मिलेनियम, माने 100 साल का स्कैंडल नहीं, 1000 साल में सबसे बड़ा स्कैंडल ये कोरोना है। तो ये अपने को सब बातें समझनी है। अभी ऐसा समझ लीजिए कि बताने के लिए बहुत कुछ है। जब मेरा समय खत्म होने के लिए आएगा कि 1-2 मिनट पहले माखन जी अपने को एक अलर्ट देंगे, तब तक अपन बात करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ कि ये रैकेट से बचना कैसे, ये अपने को बहुत समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, आपको कुछ भी सिम्टम्स आता है ऐसा कि आपको लग रहा है कि मुझे कोरोना का टेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहली बात, किसी भी हालत में आपको कोरोना का टेस्ट नहीं करना है। आपको आइसोलेशन में जाना है तो घर पे आइसोलेशन में 4-5-10 दिन 14 दिन घर पे रहो ना, आपको कौन ना बोल रहा है। आप अगर टेस्ट में जाएंगे, आपका गलती से टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, आपकी पूरी फैमिली क्वारंटाइन हो जाएगी, आपकी पूरी बिल्डिंग क्वारंटाइन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन में। और सब फिर प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यूएशन में आ जाता है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपको पता होगा 2009 में हम सब लोग साथ में थे, सेम टाइप का कैंपेन स्वाइन फ्लू के लिए किया था। उस टाइम भी हमने कैंपेन में यही बात बोला था कि किसी भी हालत में आपको वैक्सीन लगा के नहीं लेना है। अगर मरना रहता तो मैं 2009 में ही मर जाता, क्योंकि 10,000 लोगों के तो सीधे कांटेक्ट में आया था। अभी भी 1.5 लाख लोगों के कांटेक्ट में आया हूँ। लेकिन अभी भी अपने कैंपेन के 2 ही पॉइंट्स है, एक, किसी भी हालत में टेस्ट नहीं करना है, और किसी भी हालत में वैक्सीन नहीं लगाना है। क्योंकि इसको जो दुष्परिणाम होते हैं, वो दुष्परिणाम अपने को कुछ सालों के बाद मालूम पड़ते हैं, जैसे वैक्सीन का बोलेंगे। और वैक्सीन में तो हमारे लिए छोड़ दीजिए, सबसे मेन प्रॉब्लम तो नए पीढ़ी को आता है। उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो सीधे उनके इनफर्टिलिटी के टूवर्ड्स उनको लेके जाते हैं। तो अपने लिए ये पॉइंट बहुत समझना जरूरी है कि ये सच में ऐसा है क्या, तो इसके सब प्रूफ अवेलेबल है। उसका एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ और आपको ध्यान में आ जाएगा कि टांजानिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको सबसे पहले ये ध्यान में आ गया कि ये मेडिकल रैकेट हो सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो स्वैब टेस्टिंग होता है, उन्होंने कुत्ते का, बिल्ली का, गाय का, भैंस का स्वैब निकाला और आदमी के नाम से उसको टेस्ट करने के लिए भेज दिया, और वो सबके सब पॉजिटिव आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और फिर वो मेडिकल रैकेट ओपन किया। तो मैं आज कुछ बोल रहा हूँ, ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास वो कभी आता नहीं है, क्योंकि आप टीवी चालू करने के बाद आपको उतना ही दिखाया जाएगा जो उतना उनको करना है। उनको इतना ही करना है कि आपके दिमाग में मरने का जो डर है वो इतना बढ़ाना है कि जैसे ही वैक्सीन लॉन्च होता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जैसे अपन पिक्चर को जाते हैं, वैसे आप वैक्सीन की कतार में खड़े रहेंगे। इतना ही उनका टारगेट है, उसके लिए सब कार्यक्रम है। तो अभी अपने को जो एक एक पॉइंट थे वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये जो वेंटिलेटर वाला एक कार्यक्रम में इन्होंने बोला था कि कोई भी श्वसन का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका लास्ट जो ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का, बेटर ऑप्शन वो वेंटिलेटर होता है।
आप इनका कहना है ऐसे कि वेंटिलेटर ही सबसे बड़ा मेडिकल रैकेट है, क्योंकि जब तक सब इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर लोग जमा नहीं करते हैं बिल बढ़ाने के लिए, तब तक आप ये मानेंगे ही नहीं कि आपको बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया है। इसका छोटा सा एग्जांपल है, 100 लोगों को अगर वेंटिलेटर लगाया है तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से 100 में से 80 लोग ठीक होने चाहिए, और वेंटिलेटर से बराबर उल्टा होता है। 80 लोग या तो कोमा में जाएंगे या मर जाएंगे, 20 लोग ही ठीक होते हैं। ऐसा लोग पकड़ के चलते हैं कि वेंटिलेटर मानी इसका लास्ट स्टेज आ गया है। तो जो आदमी को रिकवर नहीं कर सकता, वो इंस्ट्रूमेंट को अपन मेडिकली प्रूवन कैसे बोल सकते हैं। दूसरा सबसे मेन बात अपने को बात करना था लॉकडाउन के ऊपर। तो हमने तो बहुत ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन किया चेन ब्रेक करने के लिए। चेन तो ब्रेक हुआ नहीं, अभी तो सेकंड लॉकडाउन में है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, दुनिया में कुछ ऐसे भी देश होंगे जिन्होंने एक दिन भी लॉकडाउन नहीं किया है? तो उनके अगर कंपैरिजन में, हमारे कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो पूरा देश अभी तक सो माने मर जाना चाहिए था लोगों का। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा कि 25 मार्च से लेके अभी तक एज ए होल कंट्री चाइना कितने दिन लॉकडाउन में था, आपको ऐसा लग रहा है? कोरोना का नाम बोलने के बाद कोरोना का नाम बोलने के बाद कोरोना का नाम बोलने के बाद सिर्फ वुहान का नाम सामने आता है लॉकडाउन के लिए। ये उनका जो प्रोग्राम था वो सब वुहान से रिलेटेड था। आप मुझे बताइए कि 2 महीने में या 3 महीने में वुहान से लेके वायरस भारत में आता है, हम 2 महीने में घर के अंदर रहते हैं, और पूरे चाइना में अभी तक वो फैला नहीं होगा, ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो ट्रेवल करके भारत तक आ सकता है, पूरे दुनिया में जा सकता है, और चाइना के कंट्री में नहीं जा सकता। वहां का तो पर्यटन माने टूरिस्ट भी अभी खुला है। कभी चाइना ने एक दिन भी पूरा होल कंट्री लॉकडाउन नहीं किया। उनका दो इंटेंशन था पूरे वर्ल्ड को लेके। एक, पूरे वर्ल्ड के सब कंट्रीज ने लॉकडाउन करना चाहिए, आप घर पे बैठो, आपको क्या चाहिए, मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, पीपी किट चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, हम देंगे, हम बेचेंगे आपको। वो उसमें 100% उनका कार्यक्रम सक्सेसफुल हो गया। पूरी दुनिया को मेडिकल इंस्ट्रूमेंट चाइना ने बेचा। और दूसरा, जो इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी कोलैप्स करनी थी सब कंट्रीज की। उसमें हम इंडिया की देख सकते हैं, अपना पूरा इकोनॉमी चौपट हो गया है। मैं रहता हूँ धायरी में, सिंहगढ़ रोड पे। 1 जुलाई के बाद 4 लोगों ने फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड किया है, और उतना हमारे धायरी में डेथ काउंट कोरोना से भी नहीं है। आप सोचो, ये जो कार्यक्रम लॉकडाउन है, इसको हम मराठी भाषा में अशास्त्रीय बोल सकते हैं। इसका कोई फायदा नहीं हुआ है, हो नहीं सकता। जिन लोगों ने ये फॉलो नहीं किया है लॉकडाउन, वहां पे तो कंपैरेटिवली हमारे से ज्यादा लोग मरने चाहिए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। वो जो देश जिनका न्यूज हम देखते हैं टीवी पे, उसको आप बराबर कोरिलेट कर सकते हैं कि ये सब कार्यक्रम है चाइना और अमेरिका की पार्टनरशिप में चल रहा है, उसको क्रॉस में भी बोल सकते हैं आप। और इसका जो कार्यक्रम है उसका कैप्टन है डब्ल्यूएचओ। और समझ लीजिए कि इंडिया का गवर्नमेंट है, ये इंडिया के गवर्नमेंट का काम बस इतना ही है कि डब्ल्यूएचओ का पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना, खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, 1% भी नहीं लगाने का, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना इनका कार्यक्रम है। इसमें एक छोटे सिपाही से लेके पीएमओ ऑफिस के कोई भी आदमी, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफिसर बोलते हैं, कि इन्होंने सब 3 महीना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन किया और कुछ भी नहीं किया। अभी इनका पॉइंट कैसा है देख लीजिए कि जैसे होम्योपैथी का मैं बात बताता हूँ कि माखन जी, मुझे आप 5 मिनट या 2 मिनट पहले अलर्ट कीजिए, अपन अगर जरूरत पड़ती है तो इसको डिसकंटिन्यू करेंगे। हाँ, 4 मिनट्स। थैंक यू बॉस, थैंक यू। इसको एक पॉइंट में आपको बताता हूँ कि अगर अपने को ये जो बीमारी है इसका अपने को ओवरऑल स्कैनिंग करना है, ऐसे समझ लीजिए, तो इसके आगे
फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसा चालू हो गया है। और सबको जो कार्यक्रम है उन्होंने WHO का, ऐसा समझ लीजिए कि 3 महीने में जितने भी डेथ हुए, आपको तो पता है कि बाकी के ट्रीटमेंट के लिए ऐसा समझ लीजिए कि अस्पताल बंद ही है, उनको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है, आप चेक कर सकते हैं। उनकी सबकी डेथ मरने के बाद भी उसकी टेस्ट करेंगे, पॉजिटिव बताएंगे और उसको कोरोना के टेबल में उसको डाल देंगे, ये कोरोना की वजह से हुआ है। उनको ये टारगेट ही है कि ऐसा करना है। और हम अभी निकाल रहे हैं, आपको थोड़े दिन में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ पुणे का एग्जांपल। अप्रैल में जून 2019 और अप्रैल में जून 2020 इसका डेथ काउंट आपको पुणे का निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो हम बोल रहे हैं उसको किस तरीके से अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, 4 मिनट बचे हैं। हम ऐसा पकड़ेंगे कि इसको अगर जरूरत है तो हम पर्सनली या वापस जूम पे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा अलायंस क्लब की वजह से प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं मेरी कुछ बातें रख पाऊं लोगों के सामने। अदरवाइज ये सोशल कैंपेन ही था। फिर भी आपको कुछ 2-4 पॉइंट या सवाल मुझसे पूछने रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। मेरा डिस्कशन खत्म हो गया है, अगर जरूरी है तो हम बाद में मिलेंगे, पर्सनली भी मिलेंगे। माखन जी, मेरा डिस्कशन पूरा हो गया है, किसी को अगर पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू विनायक जी, आपने जो जानकारी दी वो सिर्फ जानकारी नहीं थी, आपका पर्सनल अनुभव भी था उसके साथ में। और मैंने भी काफ़ी वीडियोस वगैरह जो इसके बारे में देखे हैं, या जिस लोगों ने मुझे जो फॉरवर्ड किए थे, उसमें से काफ़ी वीडियोस मैंने विनायक को भी फॉरवर्ड किया था। उसमें से आज ही एक थाने के मेयर नहीं, MLA थाने से, यानी बॉम्बे के थाने से जो MLA है, उनका वीडियो एक आज पब्लिक में ये आया है। उसमें मेयर खुद बोलता है ये पूरा रैकेट है, पूना कॉरपोरेशन या महाराष्ट्र हर एक को कोविड बता के एक दिन तो भी हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहती है, और उसमें उनको सेंटर की तरफ से पर पेशेंट 1.5 लाख रुपए आता है। फिर बाद में उनको 2 दिन के बाद में या 4 दिन के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। ये वीडियो MLA द्वारा जारी किया गया है। यानी MLA इज सपोज टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बोला गया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट का एक आदमी है वो। धन्यवाद विनायक जी। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? थैंक यू। जिसको भी जो कुछ शंका होगी वो उनको पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो मैं अभी फिर इतना वर्ल्ड में डेथ क्यों हो रही है सब ये? नहीं, जिनकी डेथ हुई है वो सिर्फ उसी वजह से नहीं हुई है, कोरोना की वजह से। पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ तो हुई होगी ना। नहीं, कुछ तो क्या, देखिए दो कीटाणु एक साथ मिलने के बाद में किसके इसमें क्या रिएक्शन होती है वो नहीं बोल सकते। उसी प्रकार आपके पास कोई कीटाणु है यानी बीमारी है, और दूसरी बीमारी अगर उसको लग जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो हर एक की बॉडी पे डिपेंड करता है। उससे कोरोना का कोई लेना देना वैसा नहीं है ना। वो है, एक बीमारी है, ठीक है, जैसे सर्दी है वैसे ये भी बीमारी आ जाती है, चली जाती है। इतना ही है सिर्फ, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। थैंक यू विनायक जी। थैंक यू विनायक। अब मैं किशन जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के हमारे दूसरे अतिथि अमित जी राठी, उनको अतिथि कहना भी थोड़ा गलत होगा क्योंकि हमारे अनिल जी जाखोटिया है, उनके जवाई है, यानी कोमल के हस्बैंड। तो मैं किशन जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उनको इंट्रोड्यूस करें। हेलो हेलो, हाँ बोलो। आ रही आवाज? हाँ आ रही है। आज हमारे साथ बहुत ही यंग और इंटेलिजेंट इंसान मौजूद है। इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग श्रीनगर कॉलेज से किया है। उसके बाद उन्होंने यूएस में MS की डिग्री हासिल की। यूएस में ही अमेजॉन में जॉब करने के बाद दिल्ली में सॉफ्टवेयर कंपनी में एक्सपीरियंस लिया। ये सब करने के बाद उन्होंने अभी अपना खुद का स्टार्टअप रिव्यू NB नाम से कंपनी शुरू की है, और यह इतना पॉपुलर हुआ है कि इसका यूज काफी इंटरनेशनल कंपनी कर रही है। अभी हाल ही में इनका एक सहयोगी कंपनी से भी कॉन्टैक्ट हुआ है।
मैं उनको अपने क्लब की तरफ से नए स्टार्टअप के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज का ये डायनेमिक पर्सन दूसरा और कोई नहीं, हमारे ही क्लब के सदस्य श्री अनिल जी जाकोटिया व कोमल जाकोटिया के बेटर हाफ और अनिल जाकोटिया के दामाद श्री अमित जी राठी है। आज ये हमें मोबाइल के बारे में, मोबाइल ऐप्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा। आगे की बागडोर मैं अमित जी को सौंपता हूँ। वेलकम अमित अमित जी। जी। हेलो, थैंक यू अमित जी, अंकल, welcome। थैंक यू फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बहुत ही अच्छे से बताया। और यंग हूँ, टैलेंटेड हूँ कि नहीं पता नहीं। मैं आज आपको 2 एप्स के बारे में बताने वाला हूँ, और अगर टाइम मिले तो शायद और। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही ओके। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। हर एक ऐप में क्विकली जाऊंगा उसके ऊपर 5-7 मिनट में, और फिर टाइम दूंगा अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो उसके बारे में, तो वी कैन डिस्कस दैट। तो फर्स्ट है वन पासवर्ड। सो बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स में, मैं आपको प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है। अभी हर एक के अकाउंट्स होते हैं, हर जगह अकाउंट्स होते हैं। बैंक में ऑनलाइन अकाउंट होता है, आपके अमेज़न पे है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, और कई जगह अकाउंट्स होते हैं। तो अगर आपको वो पासवर्ड सिक्योर रखना है, तो अगर इतने सारे पासवर्ड तो आप याद कैसे रखोगे? तो आप टिपिकली क्या करते हो कि एक तो रीयूज करते हो पासवर्ड्स, कि मेरे वाइफ का नाम है @123 और उसको हमारी मीटिंग का है कुछ @123 पासवर्ड। तो वी ट्राई टू रीयूज दिस पासवर्ड्स कि ये बैंक में यूज कर लिया, वही रीयूज कर लिया। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि हम लिख के रखते हैं, कहीं डायरी में लिख के रखते हैं, कहीं रखते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन काफी सिक्योर नहीं है। आपकी डायरी गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, कन्वीनियंट भी नहीं है, कहीं अभी ऑफिस में हो सकती है, आप घर पे ट्राई कर रहे हो कुछ। और अगर आप पासवर्ड रीयूज कर रहे हो मल्टीपल साइट्स पे, और अगर एक साइट हैक हो गई, तो आपके पासवर्ड बेसिकली जो हैकर्स है वो यूज कर सकते हैं दूसरी दूसरी जगह पे भी। तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और यूनिक पासवर्ड्स रखने हैं हर वेबसाइट्स के लिए जो आप यूज कर रहे हो। और वो वेबसाइट कुछ भी हो सकती है, आपके बैंक अकाउंट हो सकते हैं, या आपका कोई मतलब गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो सकता है, किसी पे भी आपका अकाउंट है। तो स्ट्रॉन्ग मतलब उसमें एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग सम स्पेशल डिजिट्स, या स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं हैशटैग, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि हर एक साइट पे आप जहाँ पे यूज कर रहे हो तो अलग अलग पासवर्ड यूज कीजिए। सो नाउ यू विल आस्क कि भाई ये सब ठीक है, पर हम इतने सारे जगह पासवर्ड याद कैसे रखें? आप डायरी में भी लिखना नहीं बोल रहे हो, यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स भी बनाने बोल रहे हो। तो उसके लिए मार्केट में सॉफ्टवेयर्स आए हैं, काफी एप्स है। वन ऑफ दोस एप्स इज कॉल्ड वन पासवर्ड। ये काफी सिंपल ऐप है। तो ये बेसिकली पासवर्ड मैनेजर की तरह काम करते हैं। तो आपके जो भी सारे पासवर्ड्स है वो वन पासवर्ड, ये पासवर्ड मैनेजर अपने अंदर स्टोर करता है सिक्योरली, और आपको सिर्फ वो पासवर्ड मैनेजर जो है उसका पासवर्ड याद रखना है। तो आपके दिमाग में सिर्फ आप एक ही पासवर्ड यूज कर रखते हो, और फिर उसके अंदर सारे पासवर्ड आपको एक्सेस डायरेक्टली मिल जाता है, और वो एक्सेस सब जगह होता है। फोन पे होता है, आप कंप्यूटर पे हो तो कंप्यूटर पे होता है, कंप्लीटली सिंक हो जाता है। तो मैं आपको डायरेक्टली डेमो ही दिखा देता हूँ, मेरे पास वो है, तो मैं अपने स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। एक सेकंड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर पूछ रहा है Zoom। मुझे एक्चुअली रिकॉर्ड करने के लिए एक बार क्विट करके ज्वाइन करना होगा। मैं 2 मिनट में ज्वाइन कर दूँ फिर से। ओके, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो मुझे परमिशन के लिए पूछ रहा है, मैं ऐप से ज्वाइन किया। अमित जी सॉफ्टवेयर के फील्ड में ही होने के कारण उनको जो चीजें मालूम है वो हम सबको पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उनके ज्ञान का हमारे सभी मेंबर्स को फायदा हो,
इसलिए मैंने अनिल जी को रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें स्पेसिफिकली बुलाए और प्रेजेंट करने की ये करें, क्योंकि अभी ये जो बता रहे हैं वो मुझे भी पता नहीं है ना, और यहाँ पे बैठे हुए लोगों को किसी को भी पता नहीं होगा शायद। हर कोई अपने अपने ढंग से क्या पासवर्ड करता होगा, लेकिन सभी को पता नहीं होगा वो। हाँ अमित जी। आप क्या आप देख सकते हाँ देख रहे हैं। हैं हाँ इस स्क्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका स्क्रीन? आवाज नहीं आ रहा है। ओके, तो आवाज आ रही है आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अभी। आ रही है ना? हाँ हेलो, ओके। यस। तो ये बेसिकली वेबसाइट है वन पासवर्ड का। आप इस पे काफी डिटेल्स देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, मैं लास्ट 2 साल से इसे यूज कर रहा हूँ। ये ऐसे दिखता है बेसिकली। जस्ट क्लोज इट एंड ओपन इट फ्रॉम द। तो ये अगर आप ओपन करोगे तो ये ऑलरेडी मैंने अभी पासवर्ड यूज किया तो फिर से पूछ नहीं रहा है। अदरवाइज अगर आप इसे ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में पासवर्ड पूछता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे 144 अलग अलग साइट्स है जो मैं यूज करता हूँ। जैसे इस पे अमेजोन है, IRCTC है, AWS अकाउंट्स है, और कुछ साइट्स है जो मैं यूज करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। कोई बैंक अकाउंट से, गिटहब है। तो ये सारे पासवर्ड मैं मैन्युअली नहीं यूज उसमें पासवर्ड स्टोर करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है, मैं ये IDFC बैंक है, यहाँ पे मेरा अकाउंट है। तो अगर जैसे अभी मुझे पता नहीं है मेरा यहाँ पे पासवर्ड क्या है, पर मैंने वो स्टोर कर रखा है ऑलरेडी इन वन पासवर्ड। सो जब मैं इस वेबसाइट के लॉगिन पेज पे जाता हूँ तो मैं, अभी आपको दिखेगा नहीं बट मेरे कंप्यूटर पे मैं शॉर्टकट की होता है / यूज करता हूँ, तो अपने आप फिल कर देता है यूजर नेम क्या है, अमित राठी। तो पासवर्ड पे जाता हूँ तो फिर से शॉर्टकट की प्रेस करके अपने आप जो भी पासवर्ड है, मुझे पता भी नहीं है पासवर्ड क्या है, बट इट इज अ वेरी लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड जो यूजुअली कोई गेस नहीं कर पाता। तो ये कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली लॉगिन क्लिक करता हूँ तो अच्छा, ये अभी डेमो के लिए प्रॉब्लम वन सेकंड। यूजर नेम, पासवर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली उसने बैंक के साइट पे लॉगिन कर दिया है। तो वो आपको फिर जरूरत नहीं है कुछ ऐसे याद रखने की या कुछ करने की। सिमिलरली ये सेम आपको, अगर आप आपके फोन पे भी हो, फोन पे भी वन पासवर्ड का ऐप आता है, उसमें आप सारे पासवर्ड सेव कर सकते हो। वो सेव भी बहुत इजीली, जैसे आप यूज करना चालू करते हो तो अपने आप ऐड करते जाता है। तो काफी सिक्योरली आप पासवर्ड सेव कर सकते हो और आप नए पासवर्ड बना भी सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपको यहाँ अगर दिख सकता है कि इफ यू आर यूजिंग दिस पासवर्ड मैनेजर, तो यहाँ पे जैसे ये जनरेट कर रहा है पासवर्ड, मैं इसको आप बता सकते हो कि आपको लेंथ क्या चाहिए। कैन हैव वेरी लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड 18 डिजिट कैरेक्टर पासवर्ड्स। तो आप उसको काफी कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड्स भी यहाँ से जनरेट करके सेव कर सकते हो। तो बेसिकली आपका पूरा जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, अगर आप इसे यूज करते हो तो काफी सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि काफी आप केसेस सुनते हो, हैक हो रहे हैं, अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, अभी स्टॉक मार्केट भी है, सब कुछ ही ऑनलाइन है। तो इट्स बेटर कि आप यूज करें। ये फ्री नहीं है वन पासवर्ड। तो इसके टिपिकली जैसे आप इसमें टीम और बिजनेस के लिए और पर्सनल और फैमिली के भी प्लान है। जैसे जूम के प्लान है वैसे टाइप की प्लान है। सिंगल पर्सन के लिए $3 विच इज 220 रुपीज अ मंथ टाइप प्लान है। पर आप पूरे फैमिली के लिए भी $5 विच इज अबाउट 350 रुपीज के लिए 5 फैमिली मेंबर भी से ले सकते हैं। तो काफी यूजफुल है। और मुझे लगता है कि यूजुअली सबको इस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। वन पासवर्ड ही जरूरी नहीं है, इसके अल्टरनेटिव्स भी है। बिटवार्डन करके एक है, लास्ट पास करके एक है। तो ये पूरा पासवर्ड मैनेजमेंट टूल करके एक इकोसिस्टम है, इसके एप्स होते हैं और अलग अलग सबके प्राइसिंग है। बट जैसे आप कह सकते हैं कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए फेमस है, वैसे वन पासवर्ड पासवर्ड मैनेजमेंट में काफी पॉपुलर है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप इसे ट्राई करें और आपके एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पासवर्ड से बैंक्स हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो वो इसमें सेव करें। कोई क्वेश्चंस वन पासवर्ड या पासवर्ड मैनेजमेंट इसके लिए? मैंने देखा है लास्ट पास में लास्ट जो पासवर्ड होता है वो याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे कैसे है कि हम लोगों ने एक ही पासवर्ड सिर्फ याद रखा है, वो हर एक के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन लास्ट पास में हर ऐप को आपको पासवर्ड देना है और आपको लास्ट में जो दिया है वो याद रखना है। आई थिंक लास्ट पास मैंने पर्सनली यूज नहीं किया है,
बट हर एक वेबसाइट का अलग से पासवर्ड आपको यूज नहीं करना होगा। तो आपने लास्ट दिया है तो फिर वो लास्ट आपको यूज रखना, एक ही याद हाँ, रखना है, वो याद वो सब पे काम करेगा। नहीं, लास्ट पास में वो सब पे काम नहीं करता है। ओ फिर तो फायदा नहीं है ना, क्योंकि अगर आप हर एक का पासवर्ड आपको याद रखना है नहीं, हर लेटेस्ट। एक का नहीं याद रखना है आपको, लास्ट में जो पासवर्ड दिया है लास्ट एप्लीकेशन में वो सिर्फ याद रखना है। अच्छा, लास्ट एप्लीकेशन में जो पासवर्ड दिया है वो Correct. आपका बेसिकली पासवर्ड है, करेक्ट सबके लिए। तो हाँ। वो और भी बेहतर है एक्चुअली सिक्योरिटी वाइज। जब देखा जाए तो हमेशा जो पासवर्ड मैनेजर का जो पास है, तो सिर्फ ये ना हो जाए कि आप लास्ट पास यूज कर रहे हो और बिकॉज आपको लास्ट वाला याद रखना है, इसके लिए आप आसान दे रहे हो क्योंकि आपको याद रखना है गोइंग ऑन ऑनगोइंग बेसिस। हाँ, वही एक, तो इसमें जैसे हाँ वो ड्रॉबैक हो सकता है yes. कि एज लॉन्ग एज कि रैंडम, जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, यूनिक और रैंडम, ये तीनों चीजें आप याद रखें। लॉन्गर कैरेक्टर्स और यूनिक हो सारे साइट्स पे और रैंडम हो, आपके मतलब फैमिली मेंबर का नाम और डिक्शनरी वर्ड्स ना हो, तो एज लॉन्ग एज इट इज देयर फाइन। बिटवर्ड एंड लास्ट पास काफी सब कुछ अच्छे हैं ऑप्शंस। एनी ऑन अदर करके क्वेश्चन? बोलिए, अभिनव जी सॉरी, ऑन कीजिए आपका। म्यूट है क्या? हाँ, सबको म्यूट किया। ये ऐप सेफ कितना है? ये एप्लीकेशन, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है वो ओपन है, तो काफी जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स है उन्होंने उसको सब चेक किया गया है। तो ये बेसिकली ऑनगोइंग बेसिस पे इस पे सिक्योरिटी की रिसर्च करते रहता है। अगर कुछ भी उन्होंने ये भी रखा हुआ है, अगर कोई इसका सिक्योरिटी बग रेज करे तो उनको बाउंटी मिलती है। तो ये ऑनगोइंग बेसिस पे अगर किसी को प्रॉब्लम लगती है, रिसर्चर्स होते हैं पैसों के लिए भी, ये कोई बग हो गए तो उसमें रिपोर्ट करते हैं 1Password कंपनी को। तो ये काफी सेफ है। इनका पूरा एल्गोरिदम भी ओपन है, लोग जो टेक्निकल है वो पढ़ भी सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इवन दो 1Password के जो एम्प्लॉइज है या 1Password खुद कंपनी है, इनके पास भी वो भी आपके सारे पासवर्ड्स नहीं देख सकते हैं। वो पासवर्ड एन्क्रिप्शन फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने ये 1Password अपने लैपटॉप से खोला है, मैंने यहाँ पे नया एक पासवर्ड सेव कर दिया तो मेरे फोन पे सिंक हो गया, तो ये उनके सर्वर पे जाता है बट वो पूरे एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। तो मतलब कैसे बताओ, जैसे हैश बोलते हैं कि अगर मैंने ABC 123 पासवर्ड बोल दिया तो उसको पूरा कॉम्प्लिकेटेड एक हैश करके दूसरा एक टेक्स्ट होता है वो वहां पे जाता है, वो टेक्स्ट मेरे फोन पे आता है और फिर वो डिक्रिप्ट हो जाता है। सो टू लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये काफी सेफ है, सिक्योर है। इसके अंडरनीथ जो एल्गोरिदम्स है वो ओपन है, उनका सोर्स कोड ओपन है, और कंटिन्यूअसली अगर रिसर्चर या कोई पब्लिक को अगर इस पे कोई डाउट है तो उनको रेज कंसर्न कर सकते हैं, और कंटिन्यूअसली अपडेट्स भी आते रहते हैं। अच्छा, क्योंकि ये मैं अगर एक क्वेश्चन, ये अगर हैकर के हाथ में आ गया तो पूरा सारे पासवर्ड हैक कर सकता है वो। इसमें अगर हैकर के पास में कैसे आ सकता है, अगर आपका लैपटॉप अगर आपका ओपन है फॉर एग्जांपल, या आपका फोन कहीं चोरी हो गया, तो वो अगर आपका जो ये जो एप्लीकेशन है लास्ट पास, उसका पासवर्ड अगर हैकर को मिला और आपका डिवाइस उसे मिला, तो आप जो कह रहे हैं उसे सारे पासवर्ड मिल जाएंगे, विच इज करेक्ट। तो इसके लिए आपको जो लास्ट पासवर्ड का जो पासवर्ड है ये कहीं पे लिख के नहीं रखना है। So you never write it anywhere. You only keep it in your mind. You use a very complicated password, but वो धीरे धीरे याद हो जाता है। जैसे मेरा काफी कॉम्प्लिकेटेड है पर मैं दिन में 10 बार यूज करता हूँ ये 1Password ओपन करने के लिए, एक ही पासवर्ड, तो मेरे याद हो गया। अभी दिन में 2 डजन बार यूज करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड, तो आप कहीं नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज अगर आपका फोन मिसप्लेस हो गया है, चोरी हो गया है, लैपटॉप चोरी हो गया है, एज लॉन्ग एज 1Password का पासवर्ड किसी के पास नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, बैंक में हमको हर 2 महीने के बाद वो कहते हैं चेंज कर दीजिए, हाँ, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली उसके लिए बहुत बढ़िया है। बैंक हर एवरी 90 डेज में काफी बैंक बोलते हैं कि आप चेंज करते रहो, ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करो, आपका लॉगिन पासवर्ड चेंज करो। और वो वजह है कि लोग फिर इजी टू रिमेम्बर पासवर्ड लिया डायरी पे लिखते हैं। इसमें काफी आसान है। इसमें जैसे मैं आपको दिखाता हूँ डेमो, अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा पासवर्ड सेव्ड है, अभी मैंने जो रैंडम जनरेट किया। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बैंक का पासवर्ड है, तो मैं इसे रिवील भी कर सकता हूँ, चाहिए अभी ऐसे है, ठीक है। एडिट, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है, एडिट कर सकते हो आप। तो इसमें जो है आप अगर सेटिंग्स है तो आप फिर से दूसरा एक रैंडमली रीजनरेट है, आपको नया बनाना है, तो फिर 1-2 बार क्लिक कर दीजिए। जो भी आपको लगे ये अच्छा रैंडम पासवर्ड है, आप उसको फिर से सेव कर दीजिए, तो आपका पासवर्ड चेंज हो गया।
तो आप ये जो पासवर्ड है इसको कॉपी कर लीजिए और आपके बैंक के साइट में जाके डाल दीजिए कि ये नया पासवर्ड होना चाहिए। तो वेरी इजी, आप बहुत सिंपली आप चेंज कर सकते हैं इसमें पासवर्ड्स बैंक के या कोई भी पासवर्ड। लेकिन ये इनफैक्ट ये सॉफ्टवेयर अपने आप बताता। बोलिए, सॉरी बोलिए आप। ये ईयरली सब्सक्रिप्शन पे भी मिलता है क्या? लिख सकते हैं हम, मैं तो मंथली पे करता हूँ इसे, एनुअल इस पे सर्च करते हैं। हाँ है एनुअली, एनुअल है। $3। हाँ बिल्ड एनुअली, तो एनुअल प्लान्स भी है इनके। $3 एक्चुअली, ये जो मैं आपको $3 पर यूजर बोला था, ये एनुअल प्राइस है। तो मतलब $3 पर मंथ, बट इफ यू पे एनुअली ऐसे। तो आपने अगर आप इसको $36 पे करते हो, और ये आपके लिए पर्सनल भी और फैमिली का प्लान काफी अच्छा है। प्लस टीम एंड बिजनेस, आप कंपनी में भी, आपके ऑफिस में अगर आपके एम्प्लॉइज है, उसके साथ आप अपना जीमेल का पासवर्ड शेयर नहीं करोगे, बट अगर आपका जीएसटी का कोई पोर्टल है या कोई पोर्टल है जिसके आपको एम्प्लॉइज के साथ या आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना है, तो ये टीम एंड बिजनेस इसमें प्लान है। इसमें यू कैन सिलेक्टिवली से कि मेरा जो जीएसटी वाला और मेरा जो कोई काम का एक पासवर्ड है वो मेरे टीम के 3 लोगों के साथ शेयर हो जाए, बट बाकी सारे मेरे पासवर्ड प्राइवेट रहे। तो आप ऐसे भी सेटिंग इसमें कर सकते हो। तो आप अगर ये टीम में जाओ वो फीचर, हाँ टीम। तो इसमें मैक्सिमम हम कितने लोगों को एक्सेस दे सकते हैं? इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी लोगों को दे सकते हैं। आप अगर $4 पर यूजर इसका प्लान है, तो ये पर यूजर, जितने आप यूजर यूज करोगे आपका बिल बढ़ते जाएगा, बट आप हजारों यूजर ऐड कर सकते हो, कोई लिमिट। और जो फैमिली वाला है वो 5 के लिए है ना? वो फैमिली का प्लान 5 लोगों के लिए, $5 पर मंथ 5 लोग यूज कर सकते हैं। नहीं बिजनेस है, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, तो इसका अपना जो पासवर्ड जो हमको याद रखना है वो भी हम चेंज कर सकते हैं? आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उसका चेंज कर सकते हो। हाँ सिर्फ आप याद रखना पड़ेगा हमें। हाँ, पर आप याद रखो, आप उसे मिसप्लेस ना करो। अगर मिसप्लेस होता है तो स्टार्टिंग अकाउंट सेटअप में आपको एक पेज देते हैं, उसे मास्टर की बोला जाता है। तो इसमें फॉरगॉट पासवर्ड इतना आसान नहीं है। तो वो एक मास्टर की स्टार्टिंग में मिलता है, उसके बाद कभी नहीं मिलता है। वो मास्टर की आप प्रिंट करके आपके लॉकर में रख सकते हो या प्रिंट करके कहीं आप रख सकते हो, वो मास्टर की है। तो अगर आप वो वन पासवर्ड का फॉर एग्जांपल पासवर्ड भूल जाते हो गलती से, तो वो मास्टर की से आप से रिसेट कर सकते हो। पर अगर आपने मास्टर की मिस कर दी है 10 साल के बाद, आपकी मिसप्लेस हो गई, आपका वन पासवर्ड भी भूलोगे, तो आप खुद भी इसे अनलॉक नहीं कर सकते। दिस इज बाय डिजाइन, ये ऐसा ही सिक्योर बना है कि आपको सबका चेंज करना पड़ेगा। तो आप तो फिर क्या करना पड़ेगा? नहीं, वो आपको 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, वही मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको वन पासवर्ड का पासवर्ड याद रखना है। गलती से भूल गए तो आपको मास्टर की जो इनिशियली सेटअप, अकाउंट सेटअप पे मास्टर की मिलता है, उसके बाद मास्टर की फिर से मिलता भी नहीं है। तो मास्टर की वो बोलते हैं आप प्रिंट करके आप रख दो कहीं पे आपके लॉकर में, या फिर अगर आपको कहीं गूगल ड्राइव पे या कोई और स्टोरेज, सिक्योर स्टोरेज मिलता है तो आप वहीं पे रख दो, ऑनलाइन भी। मैंने अपने जैसे गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है मेरे मास्टर की। तो वही ऑप्शन है। अगर मास्टर की मिसप्लेस हो जाए और पासवर्ड आप भूल जाए तो आप सब आपका पासवर्ड लॉक होगा परमानेंट। गूगल ड्राइव के ऊपर बाद में आपसे क्वेश्चन करूंगा, वो मैं इसको पहले आप इसको इस टॉपिक को खत्म कर दीजिए। हाँ ठीक है। और किसी को वन पासवर्ड पे कोई क्वेश्चन है? नहीं, ऑलराइट। तो फिर ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा एक है, वी हैव इनफ टाइम अंकल? या हाँ ठीक है, चलो फिर हम दूसरा एक प्लेटफॉर्म बताना चाहूंगा। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। सो आपने अभी काफी सुना होगा, सब जगह ऐड आते हैं म्यूचुअल फंड सही है, ये है, और आपने ऑब्वियसली आप काफी लोग सीए भी है, सब जानते भी है और इन्वेस्ट भी कर रहे हो। बट उसमें एक सो बेसिकली नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जैसे कुवेरा है, पेटीएम का भी, पेटीएम मनी है, जीरोदा है। तो मैं आज कुवेरा के बारे में बताना चाहता हूँ। दीज आर जीरो कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स। तो आप फिर भी अभी मेरा स्क्रीन देख सकते हैं ना? हाँ, तो ये कुवेरा का वेबसाइट है। तो ये काफी पॉपुलर है। इनका कोई कॉस्ट नहीं है यूजर को। ये थोड़ा एडवर्टाइज वगैरह करते हैं, उसी से कमाते हैं, शायद बाद में और कुछ करे, बट करंटली इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू यूज। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कुछ 12,500 करोड़ है, और आई थिंक कुछ मिलियन इनके कस्टमर अकाउंट्स भी अभी हो चुके हैं। दे आर द फर्स्ट फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो मोस्टली आपको पता होगा, बट जिनको नहीं, बेसिकली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में 2 ऑप्शन होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर एक होता है जो आप अपने बैंक में के पास, बैंकर के पास जाए या एडवाइजर के पास जाए, तो वो आपको देगा रेगुलर चूज करके।
बिकॉज रेगुलर में कमीशन होता है जो आप जिनसे आप खरीदते हो उनको भी, और डायरेक्ट होता है कि आपने डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस से खरीदा हुआ है, उसमें कोई कमीशन नहीं है, देयर इज नो मिडल मैन, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस से खरीद रहे हो। पर टिपिकली म्यूचुअल फंड हाउस के वेबसाइट पे जाओ, उनका फॉर्म भरो, ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। तो ये प्लेटफॉर्म अभी निकले हैं जैसे कुवेरा है, इस पे सब ऑनलाइन होता है, और ये प्लेटफॉर्म में आप इजीली मल्टीपल अकाउंट्स कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली दिखाई देता हूँ आपको लॉगिन करके। तो जैसे ये मेरा कुवेरा का भी यूजर नेम पासवर्ड जैसे कंप्लीटली फिल हो गया, वन पासवर्ड से ही आता है, इफ यू कैन सी। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं मैंने कुवेरा में लॉगिन किया है। इसमें फर्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो आपके पूरे फैमिली के। आप यहाँ देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट 9 से 10 अकाउंट मैनेज करता हूँ मेरे फैमिली के लिए, मेरे ब्रदर्स है, कजिन है, अंकल है, आंटी है, जो भी। तो हर एक का अपना एक बैंक अकाउंट हर एक के अकाउंट से लिंक किया गया है, और इनके लिए अब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या वो उनको खुद को भी एक्सेस दे सकता हूँ, वो भी देख सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इसमें चेक करें प्रशांत राठी, ये मेरे भाई है। तो इनका अकाउंट इनिशियली सेटअप करते वक्त सब सेटअप ये एक बार ओपन हो जाता है तो यू कैन डायरेक्टली देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं इन्होंने सो फार 3,74,000 इन्वेस्ट किए हैं, अभी करंटली वैल्यू उससे थोड़ी नीचे है, 0.76% डाउन। और मतलब इनके अगले अपकमिंग SIPs क्या है, तो उसमें मल्टीपल मोड्स होते हैं इन्वेस्ट करने के। आप बोल सकते हो कि मुझे मंथली एक 5 तारीख को, जैसे इन्होंने मंथली 5 तारीख को 25,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट रखा है, 5 अगस्त को जाएगा, 5 सितंबर को जाएगा। बट आप वन लमसम भी कर सकते हो, वन टाइम भी कर सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए काफी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे यहाँ पे अलग अलग फंड्स है, फंड हाउसेस है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं UTI, निफ्टी, मेरा स्लो चल रहा है, निफ्टी इंडेक्स ग्रोथ, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड है। आप इसके पूरे हिस्टोरिकल रिटर्न्स देख सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो दूसरे बेंचमार्क के साथ, इसको आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हो कि कितना पॉपुलर है, इसका एक्सपेंस रेशो देख सकते हो तो 0.1%। सो आप अगर डायरेक्ट प्लान्स लेते हो तो आपका एक्सपेंस रेशो इतना कम हो जाता है। यही प्लान अगर रेगुलर लोगे तो इट कुड बी एज मच एज 1%। तो आप समझ सकते हो 0.1% से 1% इज 10 टाइम बैंकर और एडवाइजर टू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आज बताना चाहता था क्योंकि इट्स अ वेरी लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म। कुवेरा ही जरूरी नहीं है, और भी 3 ऑप्शंस है, पेटीएम मनी है, जीरोधा कॉइन करके है, ग्रो है, इन्वेट्जा है, और मोस्ट ऑफ दीज ड्यू टू कंपटीशन फ्री हो गए या बहुत लो कॉस्ट हो गए। तो आप फ्री अगर चाहते हो तो कुवेरा या इनमें से कोई भी जो फ्री है आप चूज कर सकते हो। सेफ्टी, ये काफी सेफ है, इवन दो कुवेरा और ये सब स्टार्टअप है, आपके पैसे इनके पास नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली विद द म्यूचुअल फंड हाउस है, ये सिर्फ इंटरमीडिएरी है, ये सिर्फ आपका पोर्टफोलियो जैसे रेगुलर इन्वेस्टमेंट किसमें करनी है वो इट्स अ ब्रोकर इन बिटवीन यू एंड द म्यूचुअल फंड हाउस। और ये ब्रोकर जीरो कॉस्ट है, ये अपने से कुछ कॉस्ट नहीं लेता है, ये वो अपना एडवर्टाइजिंग से अदर मीन्स से पैसे कमाते हैं। तो कुवेरा काफी सेफ है। फॉर एग्जांपल कल कुवेरा बंद भी हो जाए तो भी वी कैन कन्वर्ट आवर म्यूचुअल फंड इनटू डीमैट और यू कैन सेल इट। थोड़ा पेपर वर्क होगा बट सेफ्टी कंप्लीटली है, तो आपको प्रिंसिपल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ एक आपको सोचना है कि जैसे इन्वेस्टमेंट आपको खुद डिसाइड करना है कौन से फंड में करना है, क्या करना है, तो आपको थोड़ा खुद अलर्ट रहना चाहिए। आप अपने CA से बात कर लीजिए, या देयर आर सम एडवाइजर हु आर फी ओनली एडवाइजर्स, जिनसे आप सिर्फ फी लेके उनसे, मतलब उनसे आप म्यूचुअल फंड खरीदने की जरूरत नहीं, आप अपफ्रंट बोल सकते हैं कि आई विल ओनली पे यू फॉर एडवाइस, डायरेक्ट फी। तो आप ऐसे कर सकते हो, या खुद भी इतना मुश्किल नहीं होता है, अगर आप खुद थोड़ा इंटरेस्टेड हो फिनेंस में तो आप इसमें इन्वेस्ट डायरेक्टली भी कर सकते हो, थोड़ा ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, थोड़ा बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ सकते हो, यू कैन डू इट। तो ये काफी सेफ है और लो कॉस्ट है, और ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है। फॉर कुवेरा आप कोई क्वेश्चंस?
Hi Amit, does Kuvera inform what are the best mutual funds available? They do. मतलब they have here their own. I'll show you here. हम पीछे जाए तो you can see how they have their कि one of the top fund being searched on Kuvera, यहाँ पे लिख के आया है. तो one of the top funds being invested on Kuvera, तो wallet का साइन आया है. तो ये ऐसे थोड़े आपको स्टार साइन No, what is the past performance like? What is the past performance? Past performance is available in Kuvera directly. So for example, इसका देख लेते हैं. अभी 5 year का ये past performance है. तो आप देख सकते हैं इसका that will be good. That will be good. हाँ, तो 6.48% per annum इसने returns दिया है last 5 years के लिए. आप देख सकते हैं. Kuvera भी देता है. और I would also suggest you कि अगर आप खुद ले रहे हो तो रिसर्च करने के लिए अपने कुछ साइट्स है, बहुत अच्छे हैं. वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन काफी पॉपुलर है, तो आप इनमें भी फंड्स सर्च कर सकते हो. काफी डीप इनसाइट्स है इनमें. तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन करके एक साइट है. क्रिसील करके एक है, क्रिसील रैंकिंग करके. वो भी रैंक, इट्स अ रैंकिंग एजेंसी, तो वो रैंक भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को. और उसमें भी पास्ट परफॉर्मेंस दिखता है, नंबर 1 पे कौन सा रैंक है वगैरह वगैरह. तो ये दोनों साइट कुवेरा से भी अच्छे हैं फॉर रिसर्च, कि आपको रिसर्च करना है कौन सा फंड लेना है तो आप वो यूज करें. वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन इज वेरी वेल रेप्यूटेड एंड कुवेरा इज वेरी गुड फॉर एक्चुअली इन्वेस्टिंग. Okay. Thanks. Okay. Any more questions? किसी को और कुछ पूछना है? ठीक है, चलो. Then I hope this was useful. Yes, definitely. थैंक यू, मुझे अपने अपॉर्चुनिटी दिया. और पापा जी ने मुझे बोला कि आप कुछ नया यूज करते हो, तो अभी सब टेक्नोलॉजी सब ऑनलाइन हो रहा है, तो मैं हमारे ग्रुप के साथ शेयर कीजिए कुछ. मुझे एक पूछना है. ये गूगल ड्राइव मेरे पास है, गूगल ड्राइव 1 TB का ड्राइव है. हाँ, उस पे मैंने अपने सी ड्राइव, डी ड्राइव उसमें डाल दी थी. ये डी ड्राइव, ई ड्राइव डाल दी थी. एक फोल्डर बना के उसमें सारी फाइलें कर दी. वो मेरे ख्याल 120 GB की एक फोल्डर हो गया था. ओके. लेकिन अभी वो विजिबल ही नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है विजिबल. वो फोल्डर ही विजिबल नहीं है. फोल्डर ही नहीं दिख रहा है. नहीं, कुछ नहीं. तो टिपिकली अगर आपने ड्राइव पे डाला है, वो ड्राइव 120 GB को अपलोड होने को काफी टाइम लगता है. आपने पूरा टाइम दिया, वो अपलोड हो गया था पूरा? हाँ, वो पूरा हो गया था. अच्छा, वो पूरा अपलोड हो गया था. फिर उसके बाद कब हुआ ये कि आपको दिखना चालू हुआ? नेक्स्ट डे, मतलब वो इमीडिएटली नहीं दिखा कभी, या कुछ दिनों बाद वो चला गया? नहीं, उसके बाद फिर मैंने एक बार उसको देखा था, कि मैंने देखा तो उसमें फाइलें हैं, उस पर दिखा दिया. बाद में मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया. और उसमें देखता हूँ अब तो ना वो तो मेरे मोबाइल पे आता है, ना किसी जगह पे आता है. कोई भी किसी भी सीडी पे या किसी भी उस पे नहीं आता. 2 क्वेश्चंस. एक, आप सेम जीमेल आईडी यूज कर रहे हो जो जिस पे ड्राइव, जो जीमेल आईडी पे आपने ड्राइव अपलोड किया था, वही आप यूज कर रहे हो? एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ. सेकंड, 1 TB के लिए काफी एक्सपेंसिव प्लान है, आप उसके लिए मंथली पे कर रहे हो? हाँ जी, आई हैव परचेज्ड. हाँ, ओके. तो आपने वो परचेस, वो आपको श्योर हो कि वो एक्सपायर नहीं हुआ है, या गूगल ने प्लान को डाउनग्रेड? वो तो मैं एवरी ईयर इट गोज ऑटोमेटिकली रिन्यूअल के लिए जाता है वो. अच्छा, तो ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब ऐसे आपको अभी भी आपका प्लान में देख सकते हो, अगर आप जाके कि 1 TB अगर स्टोरेज में वो दिखाता है अभी ओपन फ्री स्पेस कितना है और यूज्ड स्पेस कितना है. नहीं, उसमें अभी तो कुछ भी नहीं है. 0.1% यूसेज दिखा रहा है, जबकि मैंने उस पे 200 GB मैंने स्टोर किया था. तो ये आइदर इसमें फिर अगर आपने जिस तरह बताया है, तो ओनली ऑप्शन इज कि आपके हाथ से या आपके फैमिली किसी के हाथ से वो डिलीट हो गया है, और आपको लग रहा है कि ऐसे नहीं हो सकता है, तो आप गूगल सपोर्ट को टिकट भी ओपन कर सकते हैं. डिलीट तो नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद तो मैंने उसको एक बार देखा था, उसके बाद तो कहीं दिखाई नहीं दिया. डिलीट तो फिर क्योंकि वो साइट तो खोलता ही नहीं ना कभी. हाँ, तो नहीं, उसका ऐप भी होता है, ड्राइव का ऐप भी फोन पे होता है, ड्राइव का ऐप लैपटॉप पे भी होता है. अगर वो ऐप से भी
जनरली यहाँ और एक ऑप्शन ये है नहीं कि वो एक मतलब कि app- डिलीट अगर हो गया, एक फोल्डर डिलीट हो जाएगा, उसमें से 5-10 नहीं। फोल्डर्स तो दिखाई दे रही हैं। नहीं, सिंक करके एक ऑप्शन होता है। आप अगर गूगल ड्राइव का ऐप अपने लैपटॉप पे लो, उसको सिंक हो जाता है, जैसे आपका पूरा सी कॉलम उस पर सिंक हो गया। तो अगर सी कॉलम में से भी लैपटॉप क्रैश हो गया, डिलीट हो गया, तो वो फिर से सिंक कर देता है जो डिलीट है आपके। नहीं, तो वो आपको मैंने सिर्फ ई ड्राइव किया था उसमें। इन्होंने तो मना किया, नहीं थोड़ा सा बोलूंगा। नहीं, अगर आपने कर दिया है तो डिपेंड करता है कि आपने फोल्डर अपलोड कैसे किया है। आपने सिंक टूल यूज किया है क्या? नहीं, सिंक नहीं किया। सिंक नहीं किया, सिर्फ एक बार नहीं, किया। तो आपको मैंने एक एक करके ड्रैग किया। ओके, तो और यू वेटेड कि वो पूरा 120 GB पूरा ड्रैग अपलोड हो जाए। ओके, यस यस। तो फिर अमित आप जी, हाँ मुझे लगता है कि ये आप 1 to 1 बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, इसमें श्योर। इसमें सभी का टाइम जा रहा है। और मैं अभी क्योंकि आगे के स्पीकर भी है। ओके, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप जितना आपने बताया उस हिसाब चलिए, से मैं आपको बाद गूगल में आपसे सपोर्ट कभी फोन पे बात करूंगा या ओपन कभी कर लो, या फिर मुझे कॉल भी कर देना। बट आई थिंक गूगल सपोर्ट को आप टिकट ओपन कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। अमित जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, हम सबको है ना, हम सभी व्यापारी हैं यहाँ पे, बिजनेस है, प्रोफेशनल्स हैं, तो उन सबको ये जो आपने 1 पास जो बताया वो सभी को काफी यूजफुल है। तो मुझे लगता है कि आपका जो समय आपने दिया वो हमारे सभी को काफी काम में आएगा। तो क्लब की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही वापस हम आपको बुलाते रहेंगे और 2-4 नए टिप्स आपसे लेते रहेंगे। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी साहब संजीव जी से कि वो हमारे नेक्स्ट स्पीकर रूपचंद जी का इंट्रोडक्शन करके दें। थैंक यू माता जी। जैसा कि आप सभी को पता है, रूप जी हमारे जो हैं, जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका रूप भी है। बिल्कुल निश्चल अजात शत्रु, बिल्कुल आपने उनको देखा ही नहीं हुआ कि कभी वो उदास हो, गुस्सा हो। अभी भी आप देखो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट जो है ना भरी हुई है, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने करने की उनकी इच्छा रहती है। मैंने तो कभी उनको खाली देखा नहीं है। हमेशा वो किसी के पास बैठते हैं तो ही ट्राइज टू लर्न कि भाई ये मेरे को बताओ, ये ऐसे सिखाओ। लेकिन ये हमने उनको आज इसलिए बुलाया कि वो जो उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया है ना अपने पास, वो थोड़ा बहुत हमारे साथ भी शेयर करें ना रूप जी। तो करेंगे ना रूप जी? यस। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी तारीफ कर दी। इसके पहले रायकर जी ने भी बहुत, कोरोना के बाद अमित जी ने जो जानकारी दी वो भी काफी हमारे उपयोग में आएगी। और मैं कुछ ऐप के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ जो मुझे पता है और काफी लोग उसका यूज भी करते होंगे। सबसे पहले है डिजी लॉकर। जो हम ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है, ये जो हम फिजिकली लेकर घूमते हैं, वो अगर डिजी लॉकर में सेव कर दिया, और जो ये गवर्नमेंट अप्रूव है, जहाँ हम एयरपोर्ट पे या कहाँ भी जाएंगे तो, या पुलिस ने कभी पकड़ लिया तो ड्राइविंग लाइसेंस उस पर हम डिजी लॉकर से बता सकते हैं और वो वैलिड है। और अगर एयरपोर्ट पे अपना आधार कार्ड बता दिया तो अपने को डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, फिजिकली अपने को कोई भी चीज साथ में रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं डिजी लॉकर पे आता हूँ। शेयर स्क्रीन। हाँ जी। हम वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उनको आपने अलाउ किया हुआ है ना माखन जी? हाँ। आ गया ना। तो ये डिजी लॉकर है और ये आपके आधार कार्ड से ही जुड़ेगा। आधार कार्ड का नंबर, आपका मोबाइल नंबर लिखा है और आपका मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। अगर वो सेम होगा तो वो आपको उससे लिंक होगा। तो उसमें आप आधार कार्ड, सबसे पहले आधार कार्ड डालना पड़ेगा आपको। वहाँ क्लिक करके बताइए ना। हाँ, ओके।
ओके क्लिक करेंगे तो आएगा। हाँ, तो इसमें आपका ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, और जब ओटीपी आएगा उसके बाद में आपको उसको आधार कार्ड डालेंगे तो आपका उससे लिंक हो जाएगा। उसके बाद में आप उसमें होम में जाएंगे तो इश्यू डॉक्यूमेंट आपको जो भी चाहिए इसमें। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इसमें अगर जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर डाल दिया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ओटीपी आएगा क्या खोलते हुए? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, ओटीपी उसमें भी आएगा खोलने से पहले? वन टाइम आएगा, आधार कार्ड के टाइम ही आएगा। जब फर्स्ट टाइम करेंगे तभी ओटीपी आएगा, एक टाइम वो आपका लिंक हो गया तो उसके बाद में ओटीपी नहीं आएगा। आपको उसका पासवर्ड ध्यान में रखना है जब खोलने का है उसको। ये भी है व्हीकल रजिस्टर, जो भी आपका व्हीकल उसके आधार कार्ड से लिंक रहेगा वो सब उसके अंदर अपना चेसिस नंबर और इंजन नंबर डाल देंगे तो वो पूरा आ जाएगा उसमें। फिर वन पासवर्ड वाला ही फॉर्मूला इधर लगा देंगे, सारे पासवर्ड इसी पे आ फ्री वाला है और ये गवर्नमेंट अप्रूव है। इनकम टैक्स का आपको पैन वेरिफिकेशन, अगर पैन नंबर डालेंगे तो आपका पूरा पैन कार्ड उसके अंदर आ जाएगा और किधर आपको संभालने की जरूरत नहीं है। उसी तरह इसमें सब बहुत कुछ है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगा तो वो उसमें डाल सकते हैं। व्हीकल का इंश्योरेंस आ जाएगा उसके अंदर। अभी मैं आपको बता तो मैंने क्या क्या किया हुआ है। इश्यू डॉक्यूमेंट, मैंने अपना आधार कार्ड लिंक किया था तो ये आधार कार्ड आ गया। उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस लिंक किया था, ये ड्राइविंग लाइसेंस वो ये डायरेक्ट लिंक है गवर्नमेंट का उससे। ये पैन कार्ड था तो पैन कार्ड आ गया। अभी ये व्हीकल है जो मेरे नाम पे, वो व्हीकल आ गया पूरा इसके अंदर। तो ये फिजिकली अपने को रखने की जरूरत नहीं है। अगर किसने पुलिस ने भी पकड़ लिया तो यहाँ से डिजी लॉकर में जाके आप ये बता सकते हो उसको कि ये मेरा व्हीकल है, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। और उसमें दूसरा एक ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो आपके गैलरी में अगर कोई डॉक्यूमेंट और आपको यहाँ सेव करना है तो वहां वो भी कर सकते हैं। और सेव किया हुआ है वहां पे। ये ललिता का आधार कार्ड सेव किया है। ये दूसरे का आधार कार्ड इस पर लिंक नहीं होगा, जिसका अपना खुद के आपके नाम पे है वही उसमें लिंक होगा। आरसीटीसी बुक भी इसमें कर सकते हैं क्या? हाँ, आरसीटीसी बुक भी उसमें कर सकते हैं। ये तो फ्री है कि ये भी पेड है? हाँ, फ्री है। फ्री है कि पेड है? नहीं, ये फ्री है। ये फ्री है और आप इसको मतलब मैंने बहुत टाइम यूज किया कि एयरपोर्ट पे जाते तो वो अपने को आधार कार्ड बताने की या जो ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी बताने का, डिजी लॉकर में जाने का, आधार कार्ड निकालने का, उनको बताने का डायरेक्ट अंदर एंट्री हो जाता है। यानी बहुत चाइनीज नहीं है ना, गाड़ी के गड़बड़ में या कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ में नहीं रहता तो ये वैलिड है गवर्नमेंट का। ये चाइनीज नहीं है ना? नहीं, ये चाइनीज, ये गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का ये तो। अच्छा, उसके बाद में एम परिवहन, ये भी वैसे ही है। ये आरसीटीसी बुक आप जितने भी नंबर है आपका नंबर डाल देंगे तो वहां पे पूरा व्हीकल का आपको डिटेल आ जाएगा उसके अंदर। जैसे मैंने ये मेरा डाला हुआ है तो ये सोनी पूरा आ गया, उसका व्हीकल का डिटेल आएगा, कब तक टैक्स भरा हुआ है, कब तक उसका पूरा डिटेल उसके अंदर अपना आ जाएगा गाड़ी का। और ये भी वैलिड है गवर्नमेंट का। और ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आ जाएगा, उसका नंबर डालेंगे तो। ये अलग ऐप है, दूसरा ऐप है? हाँ, ये दूसरा ऐप है, एम परिवहन। हाँ, मैंने ये एम परिवहन, इसमें सबका आ जाएगा। आपका खाली गाड़ी का नंबर डालना है कि उसके दूसरे के फैमिली मेंबर के नाम पे रहेगा तो उसका भी आ जाएगा। जैसे मेरे ये राहुल के नाम पर है। अच्छा, ये इंश्योरेंस याद करने के लिए ठीक है। हाँ, इसमें पूरा सब डिटेल आ जाएगा आपको। इसमें इंश्योरेंस कहाँ आ रहा है? नहीं, डेट आ जाएगी ना कब से कब देना है, वो तो कह रहे हैं ना। इसके अंदर डिटेल आ जाएगा पूरा, गाड़ी का डिटेल जो भी, किसका भी दूसरे का भी रहेगा, आपका वो नंबर डाल दिया। लेकिन सिर्फ गाड़ियों के लिए ही है ये, खाली व्हीकल के लिए। एम परिवहन। एम परिवहन, अभी ये लिंक नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो गया इसका? ये भी है, 7 गाड़ियां हैं तो 7 गाड़ियों को तो याद रखना पड़ता है। ये वापस नेट। हाँ, इसके बाद आता है
एक एम परिवहन उसका बताइए जरा, मैं फोटो लेता हूँ इसका। एम परिवहन, हाँ दोबारा से। आपको लिंक वगैरह भेजा था ना? अच्छा ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे भेजा है सब? मैं भेजता हूँ आपको बाद में। हाँ, इसके बाद है, ये तो आपको सबको पता ही रहेगा, ये जो गूगल इंडिक कीबोर्ड आता है, जो भी अब इंग्लिश इंडिक लैंग्वेज पे अपन टाइप कर दिया, तो जो भी अपन व्हाट्सएप पे अगर इंग्लिश में टाइप करेंगे तो वो हिंदी में आएगा। जलाली लिखा था वो इंग्लिश में टाइप करेंगे पर उसमें हिंदी में टाइप हो जाएगा वो। ये ज्यादातर के मेरे ख्याल से सबको पता ही है इसके बारे में। उसके बाद आता हूँ एक ये पेडोमीटर है। हाँ ये भी है। हाँ ये पेडोमीटर है, जैसे अभी मेजर पे जाना है आपको, अगर ऑक्सीजन पल्स चेक करना है तो ये मेजर पे जाएंगे, और ये जो पीछे जो कैमरा है उस पर उंगली रखनी है, और उसके बाद में इसको टाइप करना है। तो ये पूरा चलते रहेगा, ये पूरा राउंड पूरा होने के बाद आपका पल्स कितना है वो बताएगा उसमें। ये ऑक्सीजन बता रहा है। हाँ, ये इसमें सब है, और अगर सब एक साथ में करना तो एक साथ में भी होता है। ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, यार सब काफी इसमें है जो बताते हैं इसके। लेकिन इसके बहुत से टाइप्स है, ये कौन सा टाइप आपने? इसके बहुत से टाइप्स हैं, कौन सा टाइप है ये? टाइप 1 है। इसके मतलब बहुत से डाउनलोड करने के ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत से इसके ऑप्शंस हैं। तो है, इस ऐप का नाम है पेडोमीटर। नहीं, पेडोमीटर के नाम से ही, पेडोमीटर के नाम से बहुत से ऑप्शंस हैं। नहीं तो आपको सिंबल भेजा है ना अभी बता। हाँ, ये वाला जो सिंबल आएगा, ये वाला वो वही डाउनलोड करना है। अच्छा, अभी नेक्स्ट है, ये तो सबके पास रहेगा, महावितरण। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए है। बिल करने के लिए बिल आपने कब तक पे किया है, सब आएगा इसके अंदर। और जितने चाहिए उतने, जितने भी कनेक्शन रहेंगे उतने सब ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। फिर आपको अगर कंप्लेन करना है तो कंप्लेन भी कर सकते हैं वहां से, कोई भी चीज का रजिस्टर न्यू कंप्लेन, तो डायरेक्ट उधर कंप्लेन जाएगा, उसको आपका मैसेज भी आएगा, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ये है तो ये 4-5 जो है मुझे पता था, वो आपको सब शेयर कर दिया है उसके बारे में। थैंक यू, बस धन्यवाद। थैंक यू रूप जी। आपने जो प्रैक्टिकल आप जो यूज करते हैं उसकी माहिती सबको दे दी, और हमारे सब जो मेंबर्स है उनको भी ये सारी चीजें तो लगती रहती है, क्योंकि हर एक के पास इलेक्ट्रिसिटी है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है ना, पैन है, तो ये हर एक को लगता है, आधार। तो ये काफी यूजफुल एप्स है। तो आपने काफी अच्छे से सबको समझाया। मैं सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनके पास भी, हर एक के पास 2-4 ऐसे फीचर्स होते हैं जो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, बाकी के मेंबर्स यूज नहीं कर रहे हैं। तो हर कोई कोशिश करनी है कि आप कम से कम 3-4 एप्स ऐसे हैं, आपको पता होगा, आपके बच्चों को पता होगा। आप नहीं प्रेजेंट करना चाहते तो आपके बच्चे भी प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आज हम लोग ने अमित जी को बुलाया था, वैसे आपके बच्चे भी यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नोटिस पे, या मुझे पर्सनली या अपने सेक्रेटरी को, किसी को भी आप ये भेज सकते हैं कि मैं या मेरा लड़का कुछ एप्स बताना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट फ्राइडे या उसके नेक्स्ट फ्राइडे जब भी हमारी मीटिंग होगी तो हम उसके हिसाब से उसका प्लान कर सकते हैं। तो किसी को और कोई पूछना है कुछ? टाइम वैसे 10 बज गए हैं,
तो मीटिंग का समय तो वैसे खत्म हो चुका है। किसी को और कुछ पूछना है? तो मैं सचिन जी कंटक से निवेदन करूंगा कि कृपया वोट ऑफ थैंक्स दे। रूप जी आप, हाँ नमस्ते। नमस्ते, सचिन जी बोलिए। हाँ, मैं अभी आज सभी अपने तीनों स्पीकर्स का बहुत मतलब दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने विनायक जी लेकर जो कोरोना योद्धा करके बाहर आए हैं। हम लोग जब डरे डरे सहमे सहमे घर में बैठे थे, तब ये जाके पूरे फील्ड में सब जगह घूम रहे थे, दवाई बांट रहे थे और जो बोलते हैं डर के आगे जीत है, वो सबको दिखा रहे थे। उसके बाद जो अमित जी राठी है, उन्होंने अपने हमको बहुत ही अच्छा वो 1 डिजिट कुवेरा मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और वो मतलब मेरा भी हर जगह प्रॉब्लम होता है कि पासवर्ड मैं रखता हूँ और भूल जाता हूँ, तो ये चीज बहुत अच्छी अमित जी ने। और फिर अपने रूप जी ने तो एम परिवहन, डिजी लॉकर जो मतलब हम लोग यूज करते हैं और जो मतलब यूजफुल है सब चीजें बताई है। मतलब ये अलायंस फैमिली दिन ब दिन मतलब डिजिटल होते जा रही है। ये माखन जी का जो मतलब प्रयास है ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं सभी तीनों स्पीकर्स, माखन जी, अपने संजीव जी और पूरे मेंबर्स का एकदम दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। अमित जी थैंक यू। तो मीटिंग समाप्ति की घोषणा करता हूँ।